हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले दोस्तों। और ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का जो है पेपर 5 है। इससे पहले दोस्तों हमने 1 2 3 4 जो है इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर कर लिए हैं। अगर आपने पिछली सभी वीडियो अगर नहीं देखी है दोस्तों, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप पाँचों जो सैंपल पर आपने अगर सॉल्व कर लिया और इसे देख लिया, तो आप गारंटी से इस पॉलिटिकल साइंस के पेपर आपके 40 में से 40 नंबर आ सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए इसे जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे। तो सोवियत संघ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सोवियत संघ में जो गणराज्य शामिल थे टोटल वो थे 15। और इन सबसे 15 गणराज्यों में से जो सबसे बड़ा गणराज्य था वो था रूस। सोवियत संघ का विघटन कब होता है 1991। और सोवियत संघ का अगर हम बात करें उसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है यूएसएसआर। और इसी यूएसएसआर द्वारा दोस्तों वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर। चलिए, समाजवादी खेमे के देश को कहते थे। तो समाजवादी खेमे के देश को दोस्तों दूसरी दुनिया कहा जाता था। पहली दुनिया दोस्तों जो है पूंजीवादी खेमे को कहा जाता था। और जो तीसरी दुनिया है दोस्तों वो गुट निरपेक्ष सम्मेलन या गुट निरपेक्ष देशों के समूह को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में दोस्तों उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने के लिए एक प्रयास किया गया था। जो प्रयास था ग्लानास्तो और पेस्ट्रोइका के द्वारा। हालांकि यह प्रयास असफल रहा और इसी प्रयास को सोवियत संघ विघटन का कारण भी माना जाता है। ए इसका सही है। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था, वो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। नेक्स्ट, CIS में शामिल देश हैं। तो CIS में शामिल देश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ए बेलारूस, बी जॉर्जिया, सी रूस। तो CIS में जो शामिल देश हैं वह है दोस्तों बेलारूस भी है, जॉर्जिया भी और रूस। यानी इसका जो सही उत्तर वो है डी, यानी 1 2 और 3। अरब स्प्रिंग की शुरुआत। तो दोस्तों अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत होती है वो होती है ट्यूनीशिया से। अरब स्प्रिंग की शुरुआत मानी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी। तो स्वतंत्रता जो है प्राप्ति के बाद भारत के सामने जो चुनौतियां थी वो कौन सी थी। ए समायोजन और एकता की, बी लोकतंत्र की स्थापना की, सी विकास और जन कल्याण की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने जो वो चुनौतियां थी तो वो है दोस्तों डी, यानी 1 2 और तीनों चुनौतियां स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में मौजूद थी। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और वल्लभ भाई पटेल को 1928 में दोस्तों बारदोली में जो किसान महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी। और इसी के बाद से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से दोस्तों भारत में एकता दिवस रन फॉर यूनिटी नाम से भी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति का अनावरण किया गया गुजरात के, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रवादी, परिवर्तकवादी तथा यथार्थवादी का सम्मिश्रण किसे कहा जाता है। तो जो है अगर हम बात करें राष्ट्रवादी, परिवर्तनवादी तथा यथार्थवादी का जो सम्मिश्रण कहा जाता है वो है श्री वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। तो वो पुलिस कार्रवाई द्वारा जिसे पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था वह जो है वह है दोस्तों वह है गोवा को पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। निज़ाम ने हैदराबाद में आंदोलन दबाने के लिए किसको भेजा था। तो निज़ाम द्वारा हैदराबाद में आंदोलन दबाने के लिए रजाकारों को भेजा गया था। देशों का कौन सा समूह नाटो से संबंधित था। तो देशों का कौन सा समूह जो है नाटो से संबंधित है, तो है दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में किसकी भूमिका थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में अगर हम बात करें दोस्तों तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राज टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, वाने नक्रुमा
ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 5 प्रमुख लोगों की भूमिका थी, और इस ऑप्शन के अनुसार इसका जो सही उत्तर होगा वह डी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को, राइट। चलिए नेक्स्ट, कालक्रम अनुसार जो है आपसे व्यवस्थित करना है। नीति आयोग की स्थापना, यहाँ पर बात की गई दोस्तों नीति आयोग की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा गया है वह राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, योजना आयोग के उन्मूलन की घोषणा और योजना आयोग की स्थापना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी, फिर उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की, यानी 4 और 2। उसके बाद दोस्तों जो योजना आयोग के उन्मूलन की घोषणा की गई, एदन नीति आयोग की स्थापना की गई। तो इस लिहाज से जो सही उत्तर होगा दोस्तों तो वह होगा दोस्तों सबसे पहले 4 योजनाओं की स्थापना की गई, फिर दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना यानी 2, इसके बाद दोस्तों योजना आयोग के उन्मूलन की घोषणा, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों 16वें का ए, या 16वें का ए सही विकल्प है। चलिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग द्वारा डैश नीति का अपनाया गया है, तो नीति आयोग द्वारा किस नीति को अपनाया गया तो है मेक इन इंडिया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, और 30 अक्टूबर 1945 को इस पर भारत ने हस्ताक्षर किया, और संयुक्त राष्ट्र में जो हस्ताक्षर करता देशों की संख्या थी वो थी 51 थी दोस्तों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है 1995, WTO। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके संगठन की स्थापना की? तो उसका जो सही उत्तर वह है दोस्तों 51, यानी 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है दोस्तों, 51 देशों ने, राइट। चलिए नेक्स्ट, महासभा में कुल डैश सदस्य थे? तो महासभा में अगर सदस्य की बात करें तो कुल 200 सदस्य हैं, 193, 193। IAEA किस लिए बनाई गई? तो IEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन किसके लिए बनाई गई? तो इसका जो सही उत्तर है तो आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, NB सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करने के लिए, यानी सी इसका सही उत्तर है दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, विदेश नीति का क्या अर्थ है? तो विदेश नीति के अर्थ की अगर हम बात करें दोस्तों तो जिसके द्वारा एक देश अन्य देशों के साथ अपना संबंध बनाता है, बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना, बिल्कुल ठीक है। अपने देश के हित के लिए अन्य देशों से संबंध बनाना, तो सही उत्तर होगा डी, यानी तीनों जो है विदेश नीति के लिए सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के वर्तमान परमाणु कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? तो भारत के वर्तमान परमाणु कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? तो इसमें अगर हम देखते हैं दोस्तों, पहला भारत की परमाणु नीति शांति उन्मुख, बिल्कुल ठीक है। समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रथम प्रयोग नहीं की नीति की राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप समीक्षा की जा सकती है, बिल्कुल सही है। भारत कभी परमाणु बम का उपयोग कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है, तो सही उत्तर है सिर्फ 1 और 2। नेक्स्ट 27, भारत चीन युद्ध ने प्रतिपक्ष को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो भारत और चीन ने प्रतिपक्ष को किस प्रकार से प्रभावित किया है? तो यह दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा सी, यानी ए और बी दोनों, यानी एक प्रमुख विपक्षी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाई, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कांग्रेस से दूरी बना ली। क्वेश्चन नंबर 28, भारत इजराइल के संबंध के बारे में क्या सही नहीं है? तो भारत इजराइल के संबंध के बारे में क्या सही नहीं? ए, भारत इजराइल के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को वर्तमान समय से देखा जा सकता है। बी, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध औपचारिक रूप से 1992 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना के बाद विकसित होता है। भारत के प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल की यात्रा की थी। तो इसके सही कथन की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा सिर्फ ए, यानी ए सही उत्तर है। 1991 में सोवियत संघ के विखंडित होने के बाद रूस से मित्रता कर भारत को क्या लाभ हुआ? तो रूस से मित्रता कर जो है भारत को अगर हम लाभ की बात करें तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी?
तो सोवियत संघ की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो देश द्वारा नियोजित और नियंत्रित है और उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रित है। सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य एशियाई गणराज्य बाहरी ताकतों व तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा क्यों बन गए हैं? तो ए हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों के विशाल भंडार के कारण, बी पेट्रोलियम संसाधनों पर आधिपत्य जमाने के उद्देश्य के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा 31 का दोस्तों वो होगा सी, यानी ए और दोनों सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में 9/11 से क्या अभिप्राय है? अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 में हुए आतंकवादी हमले घटना से, अमेरिका में 9 नवंबर में आतंकवादी हमले की घटना से। तो 32 का जो सही उत्तर है सिर्फ ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट, जोसेफ स्टालिन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जोसेफ स्टालिन के बारे में जो इसमें कथन गलत है दोस्तों वह है इन्होंने पूंजीवाद पर आधारित व्यवस्था को अपनाया, ये कथन गलत है। जोसेफ स्टालिन ने जो है समाजवाद पर आधारित व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट, अभिकथन प्रत्येक राष्ट्र के लिए विदेशी संबंध अति आवश्यक हो, तो बिल्कुल सही है। और उस राष्ट्र की स्वतंत्रता विदेशी संबंधों पर ही निर्भर रहती है, ये भी कथन सही है। यानी ए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, सोवियत संघ के विघटन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सोवियत संघ के विघटन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ए सोवियत संघ की समाजवादी नीतियां जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी, बी जनता की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर सोवियत संघ खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप में के 8 देशों ने समाजवादी शासन को ही बदल डाला। सोवियत व्यवस्था में गोरबाचेव ने सुधारों की ओर कदम नहीं बढ़ाया। ऐसी किसी सैन्य मजबूरी नहीं बल्कि जनता की वजह से हुआ था, इसलिए सोवियत संघ के सामने चुपचाप खड़े रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो 35 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सी, सोवियत व्यवस्था में गोरबाचेव ने सुधार की ओर कदम नहीं बढ़ाया, ये कथन जो है गलत है, बाकी सभी सही है। ह्यूमन राइट वॉच का उद्देश्य है, तो ह्यूमन राइट वॉच का उद्देश्य है, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है दोनों, यानी मानवाधिकारों की सिफारिश करना और विश्व के सभी देशों में मानवाधिकारों को लागू करना और सभी राष्ट्रों के मध्य पाए जाने वाले हर तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार जैसे बाल शोषण या सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करना। 37, IAEA किस लिए बनाई गई थी? तो इसके लिए दोस्तों हमने इसका पहला उत्तर पहले दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में जो कथन सही है दोस्तों वह तीनों, यानी यह वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है और 184 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही कथन हैं। 39, आज़ादी के समय किन बातों पर सबकी सहमति थी? तो आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, सरकार भले के लिए काम करेगी और सरकार धर्म के अनुसार राज्यों का विभाजन करेगी। तो 39 के अगर सही उत्तर की बात करें तो सिर्फ ए और 2 सही, बाकी तीसरा गलत है दोस्तों। अभिकथन लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सामुदायिक आंकड़ों में तब्दील हो गए थे, बिल्कुल ठीक है। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। तो 40 का जो सही उत्तर है दोस्तों वह ए अभिकथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन की सही व्याख्या भी है। 41, भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार मिला, कारण इससे विभिन्नता के सिद्धांत को भी स्वीकृति मिली। तो 41 के अगर सही उत्तर की अगर हम बात करें तो अभिकथन और कारण दोनों सही, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। देश के विभाजन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देश के विभाजन के लोगों पर प्रभाव पड़ा क्या दोस्तों? तो 42 का जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी, यानी लोग अपने देश में बेगाने हो गए, दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले हो शुरू हो गए और लोगों को मजबूरी में अपना घर बार छोड़ना पड़ा और शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी, यानी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 43, योजना आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता था, कारण नीति आयोग वित्तीय संसाधनों के केंद्र व राज्य सरकारों में आवंटन नहीं करता है। सही उत्तर अगर हम इसकी बात करें 43 का वह दोस्तों डी है, अभिकथन गलत लेकिन कारण बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों को हिंदुस्तान के लिए। तो इसका जो सही कथन है जो 44 का जो सही उत्तर है तो सिर्फ ए। नेक्स्ट 45, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति आयोग का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों उपयुक्त सभी,
ये उपरोक्त सभी नीति आयोग के कार्य के सभी उपयुक्त सही उत्तर है। नीति आयोग के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो नीति आयोग के बारे में जो सही कथन की अगर हम बात करें तो सही कथन दोस्तों उपयुक्त सभी ये भी है। 47 भारत ने एक परमाणु शक्ति बनने का निर्णय क्यों लिया? तो भारत ने एक परमाणु शक्ति बनने का जो निर्णय लिया दोस्तों वो यह जो इसका सही उत्तर होगा सी होगा, यानी यह विश्व को बता सके कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति को प्रयोग में लाने की क्षमता है। सेकेंड, चीन पहले से परमाणु शक्ति संपन्न है और अतः इसमें संतुलन लाना जरूरी था। नेहरू युग में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल तथा समूह ऐसा क्यों मानते थे कि भारत की मित्रता अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक होना चाहिए? तो क्यों मानते थे? 48 का जो उत्तर होगा दोस्तों वह है सी, यानी ए और बी दोनों सही हैं। यानी अमेरिकी पूंजीवादी प्रणाली को प्रोत्साहन देता था। अमेरिकी खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की हिमायती के रूप में थी। 49 उपयुक्त चित्र का शीर्षक क्या होगा? तो उपयुक्त चित्र का जो शीर्षक इसकी अगर हम बात करें तो 49 का उत्तर होगा तो हथियारों की होड़, यानी बी सही है। नीचे दिए कार्टून का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो कार्टून की अगर हम बात करें 50वें का, तो कार्टून सन 1960 का वर्ष क्यों प्रसिद्ध था? तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर। नीचे दिए गए अखबार की कतरनों का अध्ययन कीजिए। तो कतरनक अगर किसके हस्तक्षेप से इस घटना का अंत हुआ? तो इस घटना का जो अंत हुआ था वो किसके हस्तक्षेप था? तो हस्तक्षेप था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का। अब यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद दिए गए हैं। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो गुट निरपेक्षता का अगर अर्थ की बात करें तो वह दोस्तों किसी देश या अन्य देशों द्वारा बनाए गुटों में शामिल ना होकर उसे दूरी बनाए रखना। तटस्थता क्या है? तो तटस्थता की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों तटस्थता का अर्थ किसी देश या गठबंधन में शामिल ना होना है और तटस्थता का अर्थ युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना है। सी सही है। 54 गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो संस्थापक है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी 54 का जो है डी है। गुटनिरपेक्ष के संबंध में क्या सही है? तो गुटनिरपेक्ष संबंध की अगर हम बात करें गुटनिरपेक्ष की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। एक अनुच्छेद है दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में। भारत का परमाणु नीति के संबंध में क्या विचार है? तो भारत का परमाणु संबंध की नीति में जो विचार की अगर हम बात करें तो दोस्तों अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य से प्रयोग करने का। भारत द्वारा जब परमाणु परीक्षण किया गया तब देश की घरेलू स्थिति कैसी थी? तो उस समय देश की जो घरेलू स्थिति थी दोस्तों ये सभी इसमें फिट बैठती हैं। अरब इजराइल युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अरब इजराइल युद्ध का विश्व पर प्रभाव पड़ा कि विश्व में तेल संकट पैदा हो गया। और भारत की परमाणु नीति के बारे में क्या सही है? तो भारत की परमाणु नीति के बारे में जो नीति सही है अगर हम बात करें तो उपयुक्त सभी जो है परमाणु नीति के बारे में बिल्कुल कथन सही बता दिया गया है। तो दोस्तों ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुल 60 क्वेश्चन, यानी सैम्पल पेपर 5। ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है दोस्तों इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आप सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।